तो चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी और गाजीपुर और बलिया में बनी 4 प्लॉटिंग जेटी का भी उद्घाटन किया है। वहीं बिहार की 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की भी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलपतन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद रहे। बड़े अचीवमेंट हुए हैं, उसके लिए हम कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा और खड़ा करता है। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात रखना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना, उनकी एकजुटता का परिचय है कि हम लोग एक हैं। अब हम केवल मल्ला बिंदु में नहीं बटे, हम निषाद राज के खून हैं और भगवान राम के दोस्त के खून हैं। इसलिए आज का कर रही है। और वहीं निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह में योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और उनके अलावा कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे। निषाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए रैंप पर फूलों की वर्षा की और 5 लाख रुपए से बनी माला उनको पहनाई गई है। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने पिछले सरकारों में पिछड़े लोगों को प्रताड़ित किया, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन है और बीजेपी लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सिंधी और पंजाबी समाज में लोहड़ी का उल्लास छाया हुआ है। बाजारों में भी लोग काफी उत्साह नजर आए और पिछले कई दिनों से खरीदारी करने में वो जुटे हुए थे। और इस दिन को लेकर पूरे पंजाबी समाज में काफी उत्साह रहता है। वैसे तो लोहड़ी हर घर में मनाई जाती है। लोहड़ी पर किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। किसान अपनी लहलहाती फसल की खुशी में लोहड़ी मनाते हैं, तो वहीं इसकी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। आज लोहड़ी के पर्व पे मैं आलमबाग, लखनऊ के आलमबाग एरिया में हूँ। यहाँ मैं मल्होत्रा फैमिली से बात करने आई हूँ, जहाँ लोहड़ी, जिस परिवार में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है हर साल। और इस फैमिली में इस बार नई शादी भी हुई, तो इस बार इस लोहड़ी का खास महत्व है और बहुत ही अच्छे से आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम मल्होत्रा फैमिली के सदस्य से बात करते हैं, जिनकी शादी हुई है नई और बहुत ही उत्साह है, बहुत ही उल्लास है इस बार लोहड़ी पर्व को लेकर। और बहुत ही खुशी का पर्व माना जाता है और हर ऋतु के साथ साथ कोई ना कोई त्यौहार हमारे देश में मनाने की परंपरा है। लोहड़ी एक ऐसा पर्व है जो बसंत के आगमन को एक आगाज है, बसंत के आगमन के रूप में देखा जाता है। पौष मास के आखिरी दिन लोहड़ी पर्व मनाई जाती है और इसके साथ ही बसंत का आगमन शुरू होता है। उसके नेक्स्ट डे माघ की पूर्णिमा जो मकर संक्रांति के रूप में आती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए भी इस त्योहार का महत्व काफी बढ़ जाता है और यह लगभग पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो कैसे इस बार अपने लोहड़ी पर्व को मना रहे हैं। चलिए सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जसप्रीत सिंह मल्होत्रा है। अच्छा, हाँ जी। मैम आप अपना नाम बता दीजिए। गुरलीन कौर। ओके, और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई लोहड़ी पर्व की। थैंक यू सो मच। और आपकी नई शादी भी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो हम लोहड़ी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि लोहड़ी क्यों खास है आपके फैमिली में, या आपके जैसे ये पंजाब का मेन त्योहार माना जाता है। पंजाब में तो इसे बहुत ही, पंजाब और हरियाणा में बहुत ही बड़े रूप में मनाते हैं और वैसे जी उत्तर भारत में इसे बहुत ही बड़े रूप में मनाते हैं। तो इसका क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है? ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले आने वाला त्योहार है और ये एक तरह से पंजाबियों के लिए नए साल का आगमन होता है। इस दिन पुरानी फसल की कटाई की जाती है इन दिनों और नए साल की बुआई की जाती है। तो ये एक पंजाबियों का ऐतिहासिक त्योहार है जो कि हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी लोहड़ी के बारे में? जिन्होंने सब कुछ बोल दिया। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो अग्नि जलाई जाती है, अभी अग्नि में परिक्रमा भी करते हैं, तो उसका क्या? अग्नि देखिए हमेशा ही शुभ मानी जाती है। उसके फेरे लेना, जैसा कि लकड़ी को इसमें जलाया जाएगा और घी डाला जाएगा और इसके फेरे लिए जाएंगे, जो कि हम लोग आपका फुल्ले, रेवड़ी, गजक, इन सबको खाया जाएगा, दिया जाएगा, बांटा जाएगा। सब में बहुत उत्साह से मनाया जाता है ये त्योहार। आपको और भी कुछ कहना है लोहड़ी के बारे में? नहीं, बस आज हमारी शादी का पहला ही त्योहार है ये और बहुत उत्साह से मना रहे हैं। सबको इनवाइट किया है और अच्छे से मना रहे हैं आज ये त्योहार।
थैंक यू, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. और जैसा कि आपने सुना मल्होत्रा फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि लोहड़ी उनके लिए क्यों खास है, और इसी तरह ये लोहड़ी का पर्व खुशियां लाए इनकी फैमिली में, सभी की फैमिली में जो जो लोहड़ी पर्व मनाने जा रहे हैं इस बार। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, और लोहड़ी की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन शिवम भल्ला के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर यह तैयार हो चुके हैं और परकोटे के मंदिरों को तेजी से यहां पर बनाया जा रहा है। और मंदिर निर्माण 3 चरणों में यह पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होना है, वहीं दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर दर्शन पूजन इसमें शुरू हो जाएगा और मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप जहां बैठे हैं उसके दक्षिण दिशा में लगभग आधा किलोमीटर दूर पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, अंग्रेजी में PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। मंदिर के पश्चिम दिशा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 प्लांट लगेंगे, 1 प्लांट निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है। या सरावे जो नर नारी सबको सीता राम हमारी, ये भगवान राम का गर्भगृह है और भगवान राम का मंदिर कैंपस है। यहाँ जो निर्माण हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है, ये कैंपस है। ये जो पताका है, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप जनता टीवी पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण में ये जो पहली फील्ड तैयार हो रही है, जो पहली बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये मेरे सहयोगी हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, जो कामों में तेज़ी है और जो कामों में जिस तरह से लोग रात दिन युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, जिस तरह लोगों में उत्साह है, जो एक लंबी लड़ाई हिंदू आम जनमानस में जो लड़ाई लड़ी, वो जो हिंदू आम जनमानस है उनका जो सपना है वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या गृह मंत्री हों, बीजेपी के तमाम अलग अलग, जैसे जिस तरह से कहा कि जो 14 जनवरी है मकर संक्रांति के दिन 2024 में जो भगवान रामलला को ये जो कहा गया है कि गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जो भक्त लोग हैं, ये गेट है जो पूर्णिमा है, जहाँ लोग जो आएंगे, जो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 2024 में जो भगवान राम आएंगे, मंदिर में विराजमान होंगे और आम जनमानस के लिए दर्शन रास्ता जो खोला जाएगा, जो देश के प्रधानमंत्री स्थापित करेंगे, तो राम मंदिर जो करोड़ जो राम भक्त हैं, जो राम मंदिर के वो हैं, वो जो सपना है उनका पूरा होता मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जो काम है, जिस तरह से जो पत्थर हैं, जिस तरह पत्थरों में देखिए पत्थर किस तरह से तराशे गए हैं, वो अपने आप में पत्थर का जो नक्काशी की गई है, जब वो किया गया, तो चाहे वो राजस्थान का पत्थर हो, चाहे मिर्ज़ापुर के लाल पत्थर हैं, और जिस तरह से मैं एक बार फिर दिखाऊंगा जो हिंदू आम जनमानस है, जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और मंदिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, आज वो हर जो करोड़ों राम भक्त है उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। और वहीं बीते 8 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नेताजी में नतीजों में डिंपल यादव को बड़ी जीत से गदगद अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को झंडा भेंट करके उनकी पार्टी का विलय सपा में कर लिया है। और इसके बाद चर्चाएं ये तेज हो गई थी कि शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीत का ताज शिवपाल सिंह यादव के सर पर ही यह सजाया गया था। लेकिन 35 दिन बीत चुके हैं और अब भी शिवपाल सिंह यादव को लेकर कोई घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। शुक्रवार को इस बात की चर्चा और तेज हो गई कि खरमास के बाद यानी कि शुभ दिनों में अखिलेश यादव सभी भंग इकाइयों का पुनर्गठन कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से यह चर्चा हो रही है कि इकाइयों के पुनर्गठन के साथ ही शिवपाल सिंह यादव का भी कद समाजवादी पार्टी में बढ़ाया जा सकता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद चर्चाएं तेज थीं कि शिवपाल सिंह यादव का कद पार्टी में बढ़ेगा। पार्टी विलय के बाद समाजवादी पार्टी में एक उनका दफ्तर होने की भी चर्चाएं तेज हो गई थीं। लेकिन खास बात है कि 1.5 महीना बीतने के बाद भी अभी तक फिलहाल कोई भी घोषणा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से नहीं की गई। एक बार फिर चर्चा है
कि खरमास के दिन खत्म होने के बाद शिवपाल सिंह यादव का शुभ मुहूर्त के दिनों में उनका सम्मान बढ़ सकता है, समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ाया जा सकता है और एक बड़े पद पर उनकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव का बीते दिनों इस्तेमाल किया है, वैसे ही उनका कद पार्टी में रहेगा। फिलहाल इसकी संभावनाएं कम हैं कि उनको पार्टी में कद बढ़ा किया जाए। अब देखना होगा कि 1 से 1.5 महीने बाद शिवपाल सिंह यादव का कद बढ़ता है या फिर उनके कद को लेकर जो चर्चाएं हैं वो फिर एक बार ठंडे बस्ते में नजर आएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। देखिए, समाजवादी पार्टी एक हो रही है, ये हम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी के चुनाव ने ये दिखाया था, ये बताया था कि समाजवादी पार्टी एक हो चुकी है। आदरणीय शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी में आए तो उन्होंने अपने सबसे पहले झंडा बदलने का काम किया और आदरणीय शिवपाल यादव जी बड़े लीडर हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी निसंदेह मिलेगी और उनके आने से हम सदन में और सदन के बाहर जो समाजवादी पार्टी का संघर्ष था, जो किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज़ थी, उसको और बुलंदी मिलेगी। समाजवादी पार्टी में जहां तक माननीय शिवपाल यादव जी को जिम्मेदारी मिलने की बात है, माननीय शिवपाल यादव जी पहले से भी समाजवादी रहे हैं। माननीय नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी के जन्म से लेकर के और आज तक काम करते आए। 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर पर माननीय शिवपाल यादव जी लड़े। संगठन में विभिन्न पदों पर रहे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी पदों पर रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में दोबारा माननीय शिवपाल यादव जी को मिलेगी, हम सभी लोग उसका स्वागत भी करेंगे और मिलजुल करके समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को और माननीय शिवपाल यादव जी को मजबूत करने का काम करेंगे। और वहीं सहारनपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा है कि निवेशक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निवेश करें। प्रदेश सरकार उद्यमियों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहारनपुर में 5,736 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई रफ्तार को पकड़ा है। हमने 2017 में आने के बाद पहली इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमारी सरकार ने किया था और जब हम दोबारा सत्ता में आए उसके बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा की थी। हमारे विभिन्न मंत्री समूह विभिन्न देशों की यात्रा करके बहुत से एमओयू वहाँ से साइन करके देश की धरती पर लौटे हैं। लेकिन किसी भी प्रदेश का विकास जब तक वहाँ के प्रत्येक जनपद के जो हमारी योजना है ओडीओपी की, उन उत्पादों को हम लोग आगे प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक किसी भी प्रदेश के विकास संभव नहीं है। और वहीं रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने दिए गए बयान आखिरी अंग्रेज पर आगे कुछ बोलने से इनकार किया है। युवाओं को रोजगार देने की बात पर उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी और देश में प्रधानमंत्री मोदी और गंभीरता से इस पर ध्यान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और मैं लगातार जनता के लिए ही काम कर रहा हूं और चुनाव के समय ही नहीं, चुनाव के बाद भी हमारी पार्टी और हम लोग लगातार जनता के बीच रहकर काम करते हैं। अधिकारियों के साथ बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए आज ये बैठक हुई थी। जनपद रायबरेली के बच्चों को अच्छी दिशा मिले, जनपद रायबरेली के बच्चों को अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए आज रायबरेली जनपद के सभी इस क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को एक बैठक थी जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग किया है, सब लोगों ने मिल करके कि हम कैरियर काउंसलिंग के लिए हर स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों को, अभिभावकों को, सबको समझाएंगे कि आप अपने बच्चों को इन दिशा में ले जा सकते हो। और वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आगामी अलीगढ़ महोत्सव में एएमयू के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की, साथ ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधाएं देने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को यह ज्ञापन उन्होंने सौंपा है और एडीएम सिटी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है जिस प्रकार से अलीगढ़ महोत्सव में अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है उसको जो सुविधाएं, जैसे कि उनको कैंप, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कोहिनूर मंच के समक्ष।
और देश के अन्नदाताओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे रूबरू होने के लिए संत कबीर नगर में बीजेपी किसान मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने और बेहतर खेती करने के बारे में पंचायत लगाकर जानकारी उनको दी गई है। कार्यक्रम में पहुंचे धनघटा विधायक गणेश चौहान ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व किसानों से रूबरू हो रहा है और उन्हें हर जानकारी मुहैया भी करवाई जा रही है, जिससे देश का अन्नदाता प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। हम किसानों के बीच में प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मोटे अनाजों पर भी पूरे देश का आह्वान किया कि जन स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाजों का बहुत महत्व है, जो हमारे अभ्यास से दूर हो गया है और जिसका कारण है कि हम तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अन्नदाताओं की एक पंचायत लगाकर के विचारों को आधारित खेती को लेकर अभी आप सबने देखा है कि जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक प्रकार से विषय रखा है और किसानों से रूबरू होकर, अपने अन्नदाताओं से रूबरू होकर उनके विचार, उनके सुख दुख को बांटने का कार्य किया है। और वहीं मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने यह कदम साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में एक मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद उठाया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने साध्वी प्राची के सरेंडर करने के बाद उनके खिलाफ जारी वारंट को वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। अरे जिन लोगों ने भाई देश को तोड़ा है वो भारत को कैसे जोड़ देंगे? पूरा देश समझ रहा है, जान रहा है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी भी एक वीडियो भी वायरल हो, दोनों भाई बहन का एक प्यार करते हुए वीडियो वायरल हो, उसमें क्या कहेंगे आप? बड़े शर्म की बात है, मुझसे ना पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं साध्वी हूँ, मेरी एक मर्यादा है। पप्पू की तो कोई मर्यादा नहीं, भरे चौराहे पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, माफी चाहूंगी पर कुछ नहीं। और वहीं पेपर लीक मामले के बाद एक बार फिर से नकल माफियाओं के सक्रिय होने की खबर सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पेपर लीक की बात हो या फिर किसी और तरीके से भ्रष्टाचार की बात हो, सरकार हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कड़ी कार्रवाई भी इस पर की जा रही है। कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है, क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और वहीं सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रेस ब्रीफिंग की है और मुख्य सचिव का कहना है कि पेपर लीक मामले में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगली कैबिनेट बैठक में सरकार लेकर आ रही है, जिसको लेकर यह चर्चा हुई है। वहीं इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान रखने और संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड ही इसमें मान्य होगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त में सुविधा देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ जो जांच कर रहे हैं इन सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट हम कैबिनेट के सामने रखेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ये पीस मील कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमने सभी को कहा, कईयों ने प्रॉमिस किया हम 1 सप्ताह में दे देंगे, कई कह रहे हैं कि जैसे हाइड्रोलॉजी की वो पानी कहाँ जा रहा है उसमें समय लगता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।